Hello friends, welcome to my channel Super Mommy. Today we will discuss about bank reconciliation. So let's start. Need and importance of bank reconciliation. So दोस्तों इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि बैंक रिकन्सिलेशन बनाना क्यों ज़रूरी है और इसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो बैंक रिकन्सिलेशन में आज हम लोग जानेंगे कि इसका पर्पस क्या है, बैंक स्टेटमेंट क्या होता है, कैश बुक क्या होता है और इन दोनों के बीच में अंतर जो होता है वो क्यों होता है और इस इन सारे एरर को कैसे रिकंसाइल किया जाएगा और साथ ही साथ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास जो खाता होता है जो हम हमारे घर में बना रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं अपने बैंक के बारे में, वो हमारी जो बुक होती है वो कहलाती है कैश बुक। ठीक है। और जो बैंक हमें देता है, या आप पासबुक का प्रिंट ले लीजिए या फिर बैंक स्टेटमेंट ले लीजिए, ये दोनों चीज़ क्या कहलाएंगे, बैंक स्टेटमेंट या बैंक अकाउंट। ठीक है। तो हमारी कैश बुक और बैंक की बुक, उसमें क्या अंतर है और वो क्यों है, ये बैंक रिकन्सिलेशन के माध्यम से हम समझेंगे। तो कारण क्या होते हैं बैंक रिकन्सिलेशन डिफ़र करने की, कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट डिफ़र करता है तो क्यों करता है, उसका मेन जो रीज़न होता है वो टाइम गैप। हमारे पास जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, उन दोनों का अलग अलग टाइमिंग होता है। इस वजह से दोनों बुक्स टैली नहीं हो पाते हैं एक निश्चित डेट पर। तो उस दोनों उन दोनों अकाउंट को टैली करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन बनाते हैं। और दूसरा जो कारण होता है डिफरेंस का, वो हमारे द्वारा कोई एरर या बैंक के द्वारा कोई एरर हुआ है रिकॉर्ड करने में किसी ट्रांजैक्शन में। तो ये सारे जो होते हैं, ये सारे कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट है। दोस्तों हम लोग अब जानेंगे एक एग्जाम्पल से कि अगर हमारे बुक में 12,000 हमारा बैंक अकाउंट हमें दिख रहा है और बैंक स्टेटमेंट आने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा अकाउंट का बैलेंस तो 13,000 है। तो ये डिफरेंस जो 1,000 का है वो क्यों है। तो ये रीज़न जानने के लिए हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और बैंक रिकन्सिलेशन का फॉर्मेट और बैंक रिकन्सिलेशन कैसे बनाया जाता है ये हम देखते हैं। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। आप सभी ने एक मैसेज हमेशा देखा होगा अपने फ़ोन में, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय योर सैलरी बाय दिस मच अमाउंट। तो जब भी बैंक से मैसेज आता है तो क्या लिखा रहता है उसमें, क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट तो मतलब लाइबिलिटी होती है, लेकिन हमारा अकाउंट हमारी लाइबिलिटी कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। लेकिन हमारा अकाउंट बैंक के लिए लाइबिलिटी है। इसीलिए हमेशा जो बैंक में जितने भी ट्रांजैक्शन आपके लिए बढ़ने के होंगे, आपके बैंक अकाउंट में जितना भी बढ़ता जाएगा अमाउंट, वो बैंक उसको क्रेडिट बोलेगा कि कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हुआ है। और आप क्या करेंगे अपने यहाँ, जब आप अकाउंट ड्रॉ करेंगे तो वही अमाउंट आप बोलेंगे कि अमाउंट डेबिट हुआ है। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों कि हम जब हमारे घर में कोई खाता बनाते हैं तो बैंक अकाउंट में जो भी बढ़ता है उसको हम बोलते हैं डेबिट, और जो भी घटता है उसको हम बोलेंगे क्रेडिट। तो जब हम घर में बैठ के अपने अकाउंट्स बनाएंगे या अपनी बुक्स बनाएंगे तो बढ़ेगा अकाउंट हमारा अगर बैंक का तो बोलेंगे हम डेबिट, और जो घटेगा उसको बोलेंगे क्रेडिट। लेकिन ठीक इसका उल्टा बैंक में होता है। अगर बैंक में जो हमारा स्टेटमेंट है या अकाउंट बोले, अगर बैंक में हमारा अकाउंट है और उसमें से पैसा निकल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, डेबिट हो रहा है हमारा अकाउंट। ठीक है। जबकि हम जब हमारे घर में बैठ के हमारा अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट का मतलब क्या होता है, बढ़ना, प्लस होना। ये अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि बैंक अकाउंट हमारे लिए असेट है, जबकि बैंक की बुक्स में हमारा अकाउंट लाइबिलिटी है। हमारे घर में जो हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं वो हमारा असेट है, और बैंक की बुक्स में जो अकाउंट है हमारा अकाउंट, वो उसकी लाइबिलिटी है, क्योंकि हम हमारे अकाउंट का पैसा कभी भी बैंक से मांग सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। तो ये बैंक का पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा है। तो बैंक के लिए ये लाइबिलिटी है। तो जब भी बैंक अकाउंट से पैसा निकलता है तो बैंक में डेबिट होता है, और बैंक अकाउंट में जब पैसा
आता है तो बैंक की बुक्स में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो बैंक हमारा ठीक उल्टा है, बैंक के लिए जो क्रेडिट या लायबिलिटी है वो हमारे लिए हमारे घर में हमारी बुक्स में डेबिट और असेट है। तो दोस्तों आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज टेक्स्ट कीजिए। तो दोस्तों हमने एक एग्जांपल लिया था कि हमारे पास जो हम ड्रॉ कर रहे हैं कैश बुक, उसमें हमारा बैलेंस दिख रहा है 12,000 और बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है 13,000। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि ये कुछ ट्रांजैक्शंस हुए जिसकी वजह से हमारा जो कैश बुक है वो प्लस या माइनस करना है। अब हुआ क्या, अमाउंट डेबिटेड बाय अस नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे अकाउंट को डेबिट कर लिया यानी बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया कि कोई सज्जन आए हमारे पास और उन्होंने 2,000 का चेक दे दिया और हमने फटाफट अपनी बुक्स में अपना 12,000 से 2,000 बढ़ा लिया। क्यों बढ़ा लिया, क्योंकि हमारे हाथ में तो चेक आ गया है और कोई भरोसेमंद पार्टी है वो, जिसका चेक बाउंस भी नहीं होता है। तो हमने क्या सोचा, हमारा ये 2,000 पक्का है। लेकिन ये चेक लगेगा कुछ समय बाद, 1-2 दिन भी हो सकते हैं, या क्लियर होने में कम से कम 2 दिन लेगा। तो हमारा बैंक अकाउंट जो है बैंक की बुक्स में वो तो बढ़ा ही नहीं, लेकिन हमने पहले ही बढ़ा लिया। तो हमने क्या किया, ये 2,000 को माइनस कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आता है अमाउंट क्रेडिटेड बाय अस नॉट डेबिटेड बाय बैंक। हमने अपने अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मतलब किसी को हमने कोई चेक दिया और हमने क्या किया कि किसी पार्टी का पेमेंट किया और हमने बोला कि भाई ये किसी पार्टी का पेमेंट है 1,000, इसका चेक बना दो। हमारे जो अकाउंटेंट साहब थे उन्होंने ये चेक बना दिया और उस पार्टी को दे दिया, लेकिन ये चेक बैंक में तो गया ही नहीं। तो हमने तो अपना खाता कम कर दिया, लेकिन बैंक अकाउंट जो है उसके पास जब ये चेक जाएगा बैंक के पास तब ये 1,000 माइनस होगा। तो देखिए इस तरीके से अंतर आता है, इसी को टाइम गैप कहा जाता है, जो हमने पहले की स्लाइड्स में देखा था। तो ये टाइम गैप की वजह से क्या हो रहा है, हमने किसी को पेमेंट दिया लेकिन बैंक से क्लियर ही नहीं हुआ, वो चेक हमारे अकाउंट से क्लियर नहीं हुआ। उसी तरीके से किसी ने हमें पैसा दिया लेकिन हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं आया। तो ऊपर 2,000 माइनस किया, नीचे हमने 1,000 प्लस कर दिया है, क्योंकि हमने चेक दिया लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट में उस चेक को क्लियर नहीं किया हमारे अकाउंट से। ठीक है, अब उसी प्रकार से अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक नॉट क्रेडिटेड बाय अस। अमाउंट कुछ अकाउंट से हमारा कटा, जैसे कि ये 3,000 दिख रहा है, ये क्यों कटा, हो सकता है हमारी कोई ऑटो डेबिट्स हो उस डेट पे, कुछ हमने इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, म्यूचुअल फंड ले रखा हो, लेकिन हमने अपना अकाउंट जो घर में बना रहे हैं हम अपनी कैश बुक उससे नहीं घटाया, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन लेट मिली, लेकिन बैंक ने तो तुरंत डेबिट कर दिया। ठीक है, तो ये जो है अकाउंट से निकल गया पैसा। ठीक है, तो बैंक से निकल गया लेकिन हमने नहीं माइनस किया, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे खाते में तो 3,000 से कम हो गया, हमारे बैंक अकाउंट में ये 3,000 निकल गया है। तो हमने हमारे खाते से जो हम घर में कैश बुक बना रहे हैं उससे कम नहीं किया, तो ये हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। अब लास्टली क्या होता है, अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक में कुछ पैसा आया बैंक अकाउंट में, लेकिन हमने हमारे कैश बुक को बढ़ाया नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं चला। हो सकता है ये कोई ऑनलाइन पेमेंट है, किसी पार्टी ने कैश जमा कर दिया डायरेक्ट काउंटर पे, बैंक काउंटर पे आके, तो ये हमने ऐड कर ली। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट्स अगर आपको क्लियर हो गए तो आप बैंक रिकन्सिलिएशन, बड़े से बड़ा बैंक रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं और ये आपके लिए मिनटों का खेल होगा। लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि डेबिट का मतलब हमारे बुक्स में क्या होता है और डेबिट का मतलब बैंक की बुक्स में क्या होता है। हमारे बुक्स में डेबिट का मतलब हमारा खाता बढ़ेगा, लेकिन बैंक की बुक्स में डेबिट का मतलब हमारा खाता घटेगा। उसी प्रकार से क्रेडिट का मतलब क्या होता है, हमारे बुक्स में क्रेडिट कर रहे हैं अगर हम, तो हम हमारे खाते को कम करेंगे, लेकिन बैंक की बुक्स में अगर बैंक आपको कोई क्रेडिट दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो ये डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट क्लियर रखें तो आप फटाफट बैंक रिकन्सिलेशन कर पाएंगे। अब देखिए मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिए थे 4 पॉइंट्स, उसमें क्या लेस क्या ऐड होना है ये हम देखेंगे। तो हमारे कैश बुक में 12,000 बैलेंस था, अमाउंट डेबिटेड बाय अस नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 2,000 माइनस किया। अमाउंट क्रेडिटेड बाय अस नॉट डेबिटेड बाय बैंक, हमने किसी को चेक दिया लेकिन बैंक जो है
उस चेक को क्लियर नहीं किया तो हमारा खाता तो कम हुआ ही नहीं, लेकिन हमने पहले ही खाते को कम कर दिया था तो अब बढ़ा दिया हमने। नेक्स्ट है अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक नॉट क्रेडिटेड बाय अस। ठीक है, अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने माइनस कर दिया, हमें पता ही नहीं चला, लेकिन हमने हमारे इस 12,000 में से 3,000 कम नहीं किए थे तो अब हम माइनस करेंगे इसे। और लास्टली अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट डेबिटेड बाय अस, हमारे खाते में 5,000 आए और हमने इसको हमारे घर पे रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो ये 12,000 में ये बढ़ गया। तो इस तरीके से ये 2,000 माइनस हुआ, 10 बना हमारा अकाउंट, 10 से फिर 11 हुआ, 11 से फिर 8 हुआ और 8 में फिर 5 ऐड हो गए, तो हमारा बैंक बैलेंस कितना बन गया, 13,000। तो देखने में लगेगा अरे 12,000 था, 13,000 ही है अभी बैंक बैलेंस, तो 1,000 का कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरीके से ये कितने सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उस 1,000 के डिफरेंस को ट्रेस आउट करने के लिए। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बैंक रिकन्सिलेशन करना बहुत ज़रूरी है, उससे हमारी रॉन्ग एंट्रीज पकड़ में आती हैं, और जो भी हमसे गलतियां होती हैं या बैंक से गलतियां होती हैं, मज़ा तो तब आता है दोस्तों जब हम बैंक की गलती बताते हैं। कि कभी कभी क्या होता है, एक ज़ीरो कम ज़्यादा का क्लियर कर देते हैं वो लोग हमारे अकाउंट से, या हमें ज़्यादा क्रेडिट भी दे देते हैं। तो इस तरीके की गलतियां जब आप ढूंढते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है बैंक रिकन्सिलेशन करने में। और ये सच सच मानिए बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। आप ज़रूर बैंक रिकन्सिलेशन करना सीखिए और दूसरों की मदद ज़रूर करिए। दोस्तों अगर इस सारे स्टेप बाय स्टेप मेथड में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ टेक्स्ट करके मुझे बताएं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगी। और किसी भी प्रकार के बैंक रिकन्सिलेशन में आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करके बताएं, मैं आपके लिए ज़रूर रास्ता दिखाऊंगी। दोस्तों आपका महत्वपूर्ण और अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।